रूस ने 24 घंटे में यूक्रेन में करीब 600 ड्रोन और 40 से ज्यादा मिसाइलों से विस्फोट किया है। रूस के इसी हमले के बाद ट्रंप के शांति प्रयासों को बड़ा झटका लगा है। सवाल यही है कि रूस ने यूक्रेन में इतना बड़ा हमला कर क्या संदेश दिया है और इसका परिणाम क्या होने वाला है। पुतिन ने जो कुछ किया है उससे युद्ध विराम की संभावना करीब करीब खत्म हो गई है। यूक्रेन में पुतिन सेना ने विनाश की जो आग भड़काई है उससे ट्रंप के प्रयासों पर पानी फिर सकता है। युद्ध की ये वो भयावह आग है जिसकी वजह से शांति वार्ता विफल हो सकती है। अलास्का और फिर वॉशिंगटन वार्ता के बाद ट्रंप ने भले ही ये ऐलान किया हो कि युद्ध खत्म करने के प्रयास ट्रैक पर हैं, जल्द ही पुतिन और ज़ेलेंस्की की मुलाकात होगी, लेकिन रूस ने जिस तरह से यूक्रेन को जलाया है उससे पुतिन और ज़ेलेंस्की की मुलाकात की संभावना भी करीब करीब खत्म हो गई है। ट्रंप के शांति प्रयासों को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब रूस ने यूक्रेन में इस साल का अब तक का सबसे बड़ा हमला कर दिया। वॉशिंगटन वार्ता के सिर्फ 100 घंटे बाद यूक्रेन पर जितना बड़ा और खतरनाक हमला हुआ वो अब तक नहीं हुआ था। रूस ने इस साल पहली बार जल थल नभ से एक साथ यूक्रेन का संहार किया। आसमान से ड्रोन हमले के साथ साथ एटमी बॉम्बर से फैब 3000 बमों की वर्षा की गई। रूस ने यूक्रेन पर 574 ड्रोन फायर किए। इतना ही नहीं, 40 मिसाइलों और 15 बमों से विस्फोट कर यूक्रेन को पूरी तरह से दहला दिया। रूस के हमले इस बात के संकेत हैं कि युद्ध खत्म होने के बजाय और भड़कता जा रहा है। तो डोनेस्क पर रूस पूरी तरह से कब्जा करना चाहता है और इसके लिए पुतिन ने डोनेस्क में नई सुरक्षा दीवार तैयार कर ली है। डोनेस्क के 90% भूभाग पर रूस का कब्जा है। डोनेस्क के 10% इलाके पर कब्जे के लिए रूसी सेना भीषण हमले कर रही है। रूसी सेना डोनेस्क में सैन्य छावनी बना रही है। पुतिन की सेना डोनेस्क छोड़ने को तैयार नहीं है। रूसी सुरक्षा दीवार से यूक्रेन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पुतिन के प्लान से डोनेस्क में यूक्रेन की वापसी के सभी दरवाजे बंद हो गए हैं। तो सवाल यही है कि क्या अब यूक्रेन के पास सरेंडर करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है? अब हम आपको इससे जुड़ी रिपोर्ट दिखाते हैं। रूसी सेना ने डोनेस्क के बाकी बचे इलाकों पर कब्जा करने के लिए जबरदस्त हमले किए। डोनेस्क में रूसी सेना ने ड्रोन हमला कर यूक्रेन की सैन्य टुकड़ी को तबाह कर दिया। डोनेस्क में रूस ने क्लस्टर बम से ब्लास्ट कर यूक्रेन के ठिकाने को समाप्त कर दिया। रूसी सेना ने फैब 3000 बमों से यूक्रेन की ड्रोन लॉन्च साइट को नष्ट कर दिया। रूसी सेना ने डोनेस्क के 2 नए इलाकों पर कब्जा कायम कर लिया है। रूसी हमलों से सुमी से लेकर ओडेसा और खार्किव से लेकर लवीव तक दहल उठे। कीव में ड्रोन धमाके हुए तो जान बचाने के लिए लोगों को मेट्रो स्टेशन में शरण लेनी पड़ी। रूस ने सीरियल अटैक किया तो नीप्रो में यूक्रेन के ऊर्जा ठिकानों में आग लग गई। चेर्निहिव में रूस ने यूक्रेनी सेना की टुकड़ी पर फैब 500 बमों की बरसात की।
स्लावियांस्क में रूस के हमले में यूक्रेन का हथियार डिपो भस्म हो गया। खार्किव में रूस के हमले में कई इमारतें बर्बाद हो गई। लवीव में रूस के हमले में अमेरिकी कंपनी में आग लग गई। सुमी में रूस ने यूक्रेनी फोर्स के 3 ठिकानों को तहस नहस कर दिया। ज़ेपोरिज़िया में रूस ने क्रूज मिसाइल से धावा बोला। रूस के हमले में यूक्रेन की सुरक्षा दीवार ध्वस्त हो गई। रूस ने जल, थल और नभ से हमला किया तो यूक्रेन के कई शहरों में काफी देर तक अलर्ट अलार्म बजता रहा। तो रूस ने यूक्रेनी शहरों में करीब 600 ड्रोन फायर किए, लेकिन रूस ने यूक्रेन में कितने और कौन कौन सी मिसाइलें दागकर तबाही मचाई, अब हम आपको यह बताते हैं। शुरुआत KH-101 से 19 मिसाइलें दागी KH-101 रूस ने। उसके बाद कैलिबर मिसाइलें 14, किंजल 4, इस्कैंडर 2 और ये मिसाइलें जो दागी हैं रूस ने, वहां पर आप देखिए एक जिरकॉन मिसाइल भी दागी है और कुल मिलाकर 40 मिसाइलें हैं जो रूस ने यूक्रेन पर दागी और बहुत बड़ा अटैक किया। तो सवाल यही है कि अगर पुतिन ट्रंप की बात नहीं मानेंगे तो अब ट्रंप का अगला प्लान क्या है? क्या वो यूक्रेन को रूस में हमले की छूट देने जा रहे हैं इस हमले के बाद? अब इसे भी समझने की जरूरत है। यूक्रेन में रूस के अब तक के सबसे भीषण हमले से ज़ेलेंस्की बुरी तरह से भड़क गए हैं। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूस के हमले इस बात के सबूत हैं कि पुतिन युद्ध विराम के लिए तैयार नहीं। ज़ेलेंस्की ने रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाने की भी मांग की, लेकिन इन सबसे बेपरवाह पुतिन अपने मिशन को अंजाम तक पहुंचाने में जुटे हैं। सवाल यही है कि पुतिन ने इतना विध्वंसक हमला कर क्या संदेश दिया है? क्या वॉशिंगटन में यूरोप का यह कहना कि यूक्रेन अच्छी जंग लड़ रहा है और उसे जंग जारी रखने के लिए मदद दी जाए, इस बात से भड़के पुतिन ने नया बारूदी अभियान शुरू कर दिया है? ज़ेलेंस्की ने कहा था कि यूक्रेन कब्जे वाले इलाकों से रूसी सेना को भगा सकता है, तो क्या पुतिन ने ज़ेलेंस्की को इसका जवाब दिया है? क्या पुतिन रूस के खिलाफ नेटो की बैठक से भड़क गए हैं? रूस के इस हमले के पीछे एक नहीं बल्कि कई कारण हैं। पुतिन और उनकी सेना ने साफ कर दिया है कि यूरोपीय देश उसे कमतर आंकने की गलती ना करें, वरना उन्हें इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तय होने जा रहा है कि अगर अगस्त के आखिर तक युद्ध विराम को लेकर तीसरी वार्ता नहीं होती है तो यूरोप में हालात काफी बिगड़ जाएंगे। पुतिन ने विध्वंसक धमकी दी है, अगर यूक्रेन को यूरोपीय देशों ने बारूद की सप्लाई नहीं रोकी तो यूरोपीय देश रूस के टारगेट पर आ जाएंगे। पोलैंड की सीमा में रूस ने ड्रोन भेजकर ट्रेलर दिखा दिया है। अब भी अगर यूक्रेन बैकफुट पर नहीं आया तो यूरोप को विध्वंस से कोई नहीं बचा सकता। अब या तो शांति समझौता होगा या यूक्रेन का संपूर्ण संहार। इसके लिए क्रेमलिन ने नया ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। पहले यूक्रेन की तबाही होगी और उसके बाद पुतिन दूसरे देशों पर हमला कर सकते हैं। पूरे यूरोप को पुतिन ने फाइनल वार्निंग दे दी है। अगर युद्ध रोकने का स्थायी फॉर्मूला नहीं निकाला गया तो पूरे यूरोप में तबाही का सबसे खौफनाक दौर आरंभ हो सकता है। यानी यूक्रेन का संहार होगा, जिसके लिए पुतिन ने हमले तेज कर दिए हैं। साथ ही बाल्टिक देशों पर भी रूस हमले कर सकता है। उसके बाद नॉर्डिक देशों की बारी है। साथ ही वो देश भी रूस के टारगेट पर हैं जो यूक्रेन को हथियार देते रहे हैं।
अगर अभी भी हथियार सप्लाई जारी रहे तो पुतिन कह चुके हैं कि वो हमला करने के लिए स्वतंत्र है। वैसे भी पुतिन ने अल्टीमेटम देते हुए कहा है, शांति प्रक्रिया का मतलब सिर्फ 1 हफ्ते, 2 हफ्ते या 1 साल का युद्ध विराम नहीं होना चाहिए, जिससे नेटो देश फिर से यूक्रेन को हथियार से भर सके। हमें ऐसी शर्तें चाहिए जो दीर्घकालिक, टिकाऊ और स्थायी शांति दें, जहां सभी पक्षों की बराबर सुरक्षा सुनिश्चित हो। यानी अब सुरक्षा गारंटी के नाम पर रूस और दूसरे यूरोपीय देश आमने सामने आ सकते हैं और इस टकराव के लिए रूस तैयार है। इसका संकेत रूस ने पोलैंड में ड्रोन भेजकर दे दिया है। पूर्वी पोलैंड में ड्रोन स्ट्राइक की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई। यह उसी का वीडियो है जिसमें बॉर्डर टाउन ब्रीस्ट के ओसनी गांव के खेत में ड्रोन रात के करीब 2 बजे गिरते देखा। उस वक्त एक तेज धमाका हुआ था। पोलैंड का दावा है कि यह ड्रोन बेलारूस की तरफ से आया था। ड्रोन का मलबा भी मिला है जिसे जांच के लिए भेज दिया है। पोलैंड रूस पर प्रतिबंध लगाने के लिए कह रहा है क्योंकि रूस ने नेटो के सदस्य देश पर हमला किया है। इसे गंभीरता से लेना होगा। यह पुतिन के विस्तारवादी मंसूबे को दिखा रहा है। जिस जगह ड्रोन गिरा वो वार्सा से 80 किलोमीटर दूर है और बेलारूस बॉर्डर से 126 किलोमीटर दूर। यानी रूसी ड्रोन पोलैंड की सीमा में काफी अंदर तक घुस आया था, जिसे डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्ट करने में नाकाम रहे। यह रूस के हमले का सिर्फ ट्रेलर हो सकता है, जबकि रूस ने इससे भी कहीं आगे की तैयारी की हुई है। इस बीच नेटो भी समझ चुका है कि यूक्रेन को सुरक्षा की गारंटी मिलना मुश्किल है। इसी वजह से नेटो देशों ने यूक्रेन को ज्यादा से ज्यादा और जल्द से जल्द सैन्य मदद पहुंचाने की तैयारी शुरू कर दी है, जिससे रूस की बौखलाहट बढ़ेगी और तबाही का सबसे खौफनाक दरवाजा यूरोप में खुल सकता है। और यूक्रेन को सैन्य मदद अभी भी जारी है, जिससे वो लगातार रूस पर हमले कर रहा है। आपको दिखाते हैं वो कौन से देश हैं जिन्होंने लगातार यूक्रेन की मदद की है। इस लिस्ट में पहले नंबर पर ब्रिटेन है, जिसने अभी तक 71,156 करोड़ की मदद की है। दूसरे नंबर पर जर्मनी है, जिसने 50,816 करोड़ के हथियार यूक्रेन को भेजे हैं। तीसरे नंबर पर फ्रांस आता है, जिसकी तरफ से अब तक 38,624 करोड़ की मदद दी गई है। चौथे स्थान पर पोलैंड का नाम है, जिसने 31,512 करोड़ की सैन्य मदद यूक्रेन को दी है। नीदरलैंड्स ने भी 20,331 करोड़ की सैन्य मदद यूक्रेन को दी है। स्वीडन ने अब तक 13,216 करोड़ के हथियार यूक्रेन को भेजे हैं। डेनमार्क भी 10,166 करोड़ की सैन्य मदद यूक्रेन को कर चुका है। यूक्रेन को लगातार बारूद की सप्लाई और सुरक्षा की गारंटी पर यूरोपीय देशों की प्रतिक्रिया से साफ है कि उन्हें युद्ध विराम तभी मंजूर होगा जब यूक्रेन की सुरक्षा पर फाइनल मोहर लगेगी। जबकि रूस ने यूक्रेन जैसी सुरक्षा की गारंटी खुद के लिए मांगकर मामले को फंसा दिया है। इस बीच चीन के लिए ऐसी ही गारंटी की डिमांड की जा रही है। दरअसल रूस चाहता है कि सुरक्षा गारंटी प्रक्रिया में अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन के साथ रूस को भी शामिल किया जाए। रूस को इसमें वीटो पावर चाहिए, जिससे वो किसी फैसले को रोक सके। लेकिन यूक्रेन और यूरोपीय देशों ने इस मांग को खारिज कर दिया है। जबकि ट्रंप की कोशिश है कि इस महीने के आखिर तक युद्ध विराम हो जाए। अगर नहीं हो पाया तो भीषण युद्ध होगा। पुतिन सर्दियों में युद्ध की तैयारी कर चुके हैं। अब अगर अमेरिका की मदद यूक्रेन को नहीं मिलेगी तो यूक्रेन तबाह हो जाएगा। तो अगस्त के आखिर तक अगर युद्ध रोकने को लेकर कोई वार्ता नहीं हुई तो यूरोप में समीकरण बदल सकते हैं। रूस यूक्रेन में भारी तबाही मचा सकता है। सवाल उठ रहा है कि पुतिन के हमले से कैसे बचेगा यूक्रेन। इसके 3 विकल्प हैं। पहला विकल्प है यूरोप फ्रंटलाइन पर आकर रूस से मुकाबला करे। दूसरा विकल्प है ज़ेलेंस्की सरेंडर करें और रूस के जीते इलाके सौंपे, जिससे यूक्रेन का संघार रुक सकता है। और तीसरा विकल्प है अमेरिका भी रूस के खिलाफ उतरे, यानी रूस से युद्ध करे, लेकिन इसकी उम्मीद ना के बराबर है, क्योंकि ट्रंप खुद चाहते हैं कि जल्द से जल्द यूरोप में युद्ध रोका जाए।
अगर युद्ध विराम से ज़ेलेंस्की पीछे हटते हैं तो अमेरिका यूक्रेन की सैन्य मदद रोक देगा। इसे लेकर यूक्रेन के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने बयान भी दिया है। यूरोपीय देशों को यूक्रेन का बोझ उठाना होगा। अमेरिका अब ज्यादा मदद नहीं कर सकता। अमेरिका ने तस्वीर साफ कर दी है। अगर अगस्त के आखिर तक तीसरी वार्ता नहीं होती है तो यूक्रेन को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। वैसे भी रूस ने यूक्रेन के 5वें हिस्से से ज्यादा जमीन पर कब्जा कर लिया है। जिन इलाकों को रूस चाहता है वहां 90% उसका कंट्रोल हो चुका है। यानी सिर्फ उन इलाकों के 10% हिस्से पर कब्जा करना बाकी है जो रूस कभी भी कर सकता है। बस उसे इंतजार है। अगर यूक्रेन युद्ध विराम समझौते में इस शर्त को मान ले, नहीं तो तबाही के लिए तैयार रहे। जबकि नेटो देशों को अंदाजा हो गया है कि अब पुतिन रुकने वाले नहीं हैं। इसलिए रोमानिया से लेकर बाल्टिक देशों तक हथियारों की तैनाती की जा रही है। एयरबेस वॉर रेडी किए जा रहे हैं। रोमानिया में F-35 की तैनाती की गई है। नीदरलैंड्स में पैट्रियट लगाए गए हैं, जबकि लिथुआनिया में ड्रोन हमले के लिए तैयार है। इस बीच यूक्रेन में शांति सेना भेजने का फैसला करके नेटो ने संकेत दे दिया है कि वो हर परिस्थिति के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस यूक्रेन का युद्ध रुकवाने के लिए 2 बड़ी समिट कर चुके हैं। पहले वो अलास्का में पुतिन से मिले और उसके बाद ज़ेलेंस्की सहित यूरोप के नेताओं से। लेकिन यूरोपीय देशों को युद्ध विराम के पीछे छिपे खतरे नजर आ रहे हैं। युद्ध विराम होते ही सुरक्षा गारंटी की जिम्मेदारी यूरोपियन यूनियन के ऊपर आ जाएगी, जिससे रूस के साथ टकराव के आसार बनेंगे। इससे बेहतर यह है कि यूक्रेन के साथ रूस को जंग में उलझाए रखा जाए। यूरोप के इसी प्लान से ट्रंप और पुतिन की वार्ता पटरी से उतर चुकी है, क्योंकि 19-20 अगस्त को यानी वॉशिंगटन वार्ता के 24 घंटे बाद ही यूरोप की मदद से यूक्रेन ने ऑपरेशन क्रीमिया शुरू कर दिया है। देखिए कैसे यूरोप की मदद से क्रीमिया पर हमलों का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। पुतिन ट्रंप की मुलाकात के 3 दिन बाद ही 18 अगस्त को वॉशिंगटन में ज़ेलेंस्की और यूरोप के नेताओं का शांति मंथन सम्मेलन हुआ। लेकिन जिस दिन वॉशिंगटन में यह सम्मेलन हो रहा था, उसी दिन कीव में यूक्रेनी मिलिट्री के इंटेलिजेंस विंग ऑपरेशन क्रीमिया का ब्लूप्रिंट तैयार कर रही थी। वॉशिंगटन में जब शांति की शर्तों पर ज़ेलेंस्की ट्रंप के साथ चर्चा कर रहे थे, उसी वक्त इंटेलिजेंस एजेंसी HUR एक टुकड़ी तैयार कर रही थी। कीव पर लगातार रूसी हमलों के बाद राजधानी में एक बड़ा ऑपरेशन डिजाइन किया गया। इस ऑपरेशन के प्रमुख थे खुफिया एजेंसी HUR के प्रमुख किरिलो बुदानोव। किरिलो बुदानोव को इस ऑपरेशन में मदद कर रही थी ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI6 और पोलैंड की खुफिया एजेंसी AW। यूक्रेनी सेना की टुकड़ी को मिशन दिया गया क्रीमिया पर हमले करना और खेरसोन के जालिजनी पोर्ट पर रूसी सेना के ठिकानों पर साबोटाज हमले करना। वॉशिंगटन में 18 अगस्त की शाम को ट्रंप की बैठक खत्म हुई और 19 अगस्त को यूक्रेनी सेना ने यूरोपीय देशों की मदद से ऑपरेशन क्रीमिया की शुरुआत कर दी। अठारह अगस्त को जालिजनी पोर्ट पर हमले का ऑपरेशन शुरू किया गया। यूक्रेन की ड्रोन ब्रिगेड ने जालिजनी पोर्ट पर गश्त लगाने वाली रूसी टीम को टारगेट किया और इसके लिए सिग्नल इंटेलिजेंस यूरोप के देशों ने दिया। तो यूक्रेनी खुफिया एजेंसी की ड्रोन टुकड़ी ने सबसे पहले खरसोन के जालिजनी पोर्ट पर तैनात रूसी सेना को टारगेट बनाया। रूसी सेना की पेट्रोलिंग बोट इस पोर्ट के करीब गश्त लगा रही थी। इस छोटी स्पीड बोट पर रूस के 5 सैनिक सवार थे। इन हथियारबंद सैनिकों पर हमला करने के लिए कामिकाजी ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। जालिजनी पोर्ट पर गश्त लगा रही नाव को लेजर ड्रोन से टारगेट किया गया।
हमला सटीक रहा और पेट्रोलिंग बोट नष्ट हो गई। इस हमले में रूस के 5 सैनिक मारे गए। हमले के बाद जालिज्नी पोर्ट पर अलर्ट जारी कर दिया गया। नाव पर कुछ इसी तरह हमला किया गया जैसा इन तस्वीरों में नजर आ रहा है। यूक्रेन के इस हमले की शॉकवेव क्रेमलिन तक पहुंची, क्योंकि जंग के शुरुआती दौर में ही यूक्रेन के इस पोर्ट पर रूस ने कब्जा कर लिया था। जालिज्नी पोर्ट यूक्रेन के खेरसोन प्रांत में है। काला सागर में यूक्रेन का यह सबसे बड़ा व्यापारिक पोर्ट था। 2022 में रूसी सेना ने इस पर कब्जा कर लिया और अब इसका नियंत्रण पूरी तरह से रूस के हाथ में है। यूक्रेन कभी इस पोर्ट से अनाज और बाकी चीजों का निर्यात करता था। इस पोर्ट पर हमले के बाद क्रेमलिन ने ट्रंप के पुतिन ज़ेलेंस्की मीटिंग प्लान पर बड़ा बयान जारी कर दिया। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि अगस्त के अंत तक पुतिन ज़ेलेंस्की की मीटिंग का कोई चांस ही नहीं है। पुतिन ज़ेलेंस्की की मुलाकात ट्रंप की कोरी कल्पना है। ऐसा लगता है कि ट्रंप पुतिन की बात का गलत अर्थ समझ गए। पुतिन ने रूस यूक्रेन की सीधी वार्ता को जारी रखने पर सहमति जताई थी। इसका मतलब यह नहीं है कि पुतिन ज़ेलेंस्की से मिलने के लिए तैयार हो गए थे। ट्रंप ने 18 अगस्त को पुतिन से बातचीत के बाद यह बयान दिया था कि पुतिन ज़ेलेंस्की से मिलने के लिए तैयार हैं। लेकिन 19 अगस्त को यूक्रेनी खुफिया एजेंसी ने सबटाश ऑपरेशन चलाया और 20 अगस्त को रूस के विदेश मंत्रालय ने यह बयान जारी कर दिया कि ट्रंप कोरी कल्पना कर रहे हैं। यूक्रेनी खुफिया एजेंसी के ऑपरेशन से काला सागर में बड़ी जंग छिड़ने के आसार बन रहे हैं, क्योंकि 19 अगस्त को यूक्रेन ने सिर्फ जालिज्नी पोर्ट पर ही हमले नहीं किए, बल्कि इसी दिन यूक्रेनी टुकड़ी ने क्रीमिया पर भी हमले की कोशिश की। HER प्रमुख बोदानोव ने इसके लिए भी एक स्पेशल टीम तैयार की थी। रूस के नियंत्रण वाले खेरसोन में यूक्रेनी टुकड़ी 18 अगस्त की रात को पहुंच चुकी थी। इस टुकड़ी को रबर की नावों के साथ काला सागर तट तक पहुंचाया गया। 19 अगस्त को यहां से क्रीमिया पर हमले का ऑपरेशन लॉन्च कर दिया गया। लेकिन जालिज्नी पोर्ट पर गश्त लगा रही नाव पर हमले के बाद रूसी सेना चौकन्नी थी और बोदानोव के इस ऑपरेशन को समंदर में ही नाकाम कर दिया गया। तो यूक्रेनी खुफिया एजेंसी ने क्रीमिया पर सैबोटाज हमले की योजना बनाई। 6 नावों के साथ यूक्रेन के 50 से ज्यादा सैनिक क्रीमिया पर हमले के लिए भेजे गए। ये सैनिक क्रीमिया में रूसी सैन्य ठिकाने की ओर रवाना हो गए, लेकिन जालिज्नी पोर्ट पर हमले के बाद एक्टिव रूसी सेना को ऑपरेशन की भनक लग गई। रूस की रूबिकॉन यूनिट ने इन नावों पर FPV ड्रोन हमले कर दिए। इन हमलों में क्रीमिया तट से 72 किलोमीटर दूर यूक्रेनी टुकड़ी मारी गई। इस तरह बुदानोव का यह ऑपरेशन नाकाम कर दिया गया। क्रीमिया और ब्लैक सी की जंग का नया चरण शुरू हो चुका है। इसके पहले चरण में रूस को अपनी ब्लैक सी फ्लीट के 22% जहाज और सबमरीन यूक्रेन के सी वेसल ड्रोन हमलों में गंवाने पड़े थे। अब यूक्रेन ने यूरोप की मदद से ब्लैक सी में जंग का नया दौर छेड़ दिया है। इस जंग से ट्रंप की वॉशिंगटन वार्ता बेअसर साबित हो सकती है, क्योंकि अब पुतिन यूक्रेन युद्ध विस्तार का आरोप लगाकर बातचीत से बच सकती है। अमेरिकी रक्षा विशेषज्ञ पहले से भी यह मान रहे थे कि पुतिन ज़ेलेंस्की से सीधी वार्ता नहीं चाहते हैं। हालांकि रूस के विदेश मंत्रालय ने कहा था कि रूस द्विपक्षीय या त्रिपक्षीय वार्ता का विरोध नहीं कर रहा है, लेकिन इसमें छिपा हुआ संदेश यह भी था कि पुतिन ज़ेलेंस्की से नहीं मिलने वाले हैं।
अब क्रीमिया पर सैबोटाज हमलों के बाद माना जा रहा है कि पुतिन को अपनी इच्छा पूरी करने के लिए क्रीमिया हमले का बहाना मिल गया है और इस हमले से ट्रंप की पूरी कवायद पर बारूद फिर गया है। तो रूस ने अपनी सैन्य शक्ति से पहले यूक्रेनी इलाकों पर कब्जा किया और अब युद्ध विराम के लिए उन्हीं इलाकों को रूस के नियंत्रण में देने की शर्त रख रहे हैं। यूरोप ने रूस को उसी के अंदाज में जवाब देने का प्लान बनाया है। यूक्रेन भी अब रूस में बड़ी तबाही मचाने के लिए तैयार है। रूस की रिफाइनरी को जलाने का अभियान जारी है। हालात ऐसे हो गए हैं कि रूस में गैस स्टेशन पर लंबी लाइन लग रही है। यूक्रेन जल्द फ्लेमिंगो मिसाइल से भी हमले करेगा जिसकी रेंज 3000 किलोमीटर है। पुतिन के गुरूर को तोड़ने का प्लान। ऐसा प्रहार कि रूस को हर दिन हो बड़ा नुकसान। कोशिश यही है कि अगली वार्ता में पुतिन सीना तान कर नहीं, यूं मुस्कुरा कर ना आ सके। यूरोप के सामने तस्वीर साफ हो चुकी है। अमेरिका सिर्फ मध्यस्थता करेगा। पुतिन अपनी शर्त नहीं छोड़ने वाले हैं। यूक्रेन के बड़े हिस्से पर कब्जा ही पुतिन का लक्ष्य है। यही वजह है कि अब यूरोप से ऑर्डर जारी हो चुका है। ज़ेलेंस्की को बारूद की कमी नहीं होने दी जाएगी। रूसी जमीन हर दिन यूं ही जलेगी। यूक्रेन ने फिर रूस की एक रिफाइनरी को निशाना बनाया है। रूस के रोस्टोव इलाके में यूक्रेन ने ड्रोन से हमला किया, जिसके बाद नोवोशाकिन्स्क ऑयल रिफाइनरी में आग लग गई। अब यूक्रेन के लगातार हमलों का असर देखिए। रूस के गैस स्टेशन पर लंबी कतार है। तेल और गैस की किल्लत की वजह से टोकन सिस्टम शुरू करना पड़ा है। अब 10-10 घंटे तक इंतजार करना पड़ रहा है। नोवोशाकिन्स्क रिफाइनरी फ्रंट लाइन से 200 किलोमीटर दूर है। यूक्रेन ने 5 ड्रोन से रिफाइनरी को निशाना बनाया है। यूक्रेन के लगातार हमलों ने रूसी अर्थव्यवस्था को बहुत अधिक नुकसान पहुंचाया है। रिपोर्ट के मुताबिक 13.5% तेल का प्रोडक्शन बंद हो चुका है। रिफाइनरी को ठीक करने में महीनों का वक्त लग सकता है। रूस इन दिनों भारी तेल संकट में है। यूक्रेन का मिशन रिफाइनरी जारी है। इसी महीने 2 अगस्त को यूक्रेन ने रूस के समारा में हमला किया और एक रिफाइनरी को नष्ट कर दिया। इसी दिन यानी 2 अगस्त को ही रियाजान में भी हमला किया गया, जिसके बाद रियाजान रिफाइनरी में आग लग गई। तेल का प्रोडक्शन पूरी तरह से रुक गया। इसके बाद 7 अगस्त को रूस के क्रास्नोदर क्राई में तबाही मची। यहां एफएप्स की रिफाइनरी को ड्रोन से टारगेट किया गया, जिसके बाद रिफाइनरी में आग लग गई। इसके बाद सारातोव में भी रिफाइनरी को निशाना बनाया गया। सारातोव में भी रिफाइनरी में आग लग गई। इन हमलों से रूस के 13% तेल प्रोडक्शन पर असर पड़ा है। हमले के बाद से रूसी रिफाइनरी में काम बंद हो गया है। रिफाइनरी की मरम्मत करने में वक्त लगेगा। यूक्रेन के हमलों से तेल प्रोडक्शन पर बड़ा असर हुआ है। यूरोप ने जिस मिशन की शुरुआत की थी उसे कामयाब माना जा रहा है। रूस के लिए खतरा अब और भी बढ़ गया है, क्योंकि यूक्रेन की नई फ्लेमिंगो मिसाइल से हमले की शुरुआत होने वाली है। फ्लेमिंगो 3000 किलोमीटर तक हमला कर सकती है। इसका वजन 1150 किलो है। अब हर दिन एक फ्लेमिंगो मिसाइल बन रही है और अक्टूबर तक 7 मिसाइल रोज बनाने का लक्ष्य है। रूसी एजेंसियों ने भी चेतावनी जारी कर दी है। कहा गया है कि फ्लेमिंगो से जल्द रूस में बड़ी तबाही आएगी। इस मिसाइल से यूक्रेन रूस की उन रिफाइनरी को भी नष्ट कर देगा
जो फ्रंट लाइन से बहुत दूर है। यूरोप यही चाहता है कि रूस की रिफाइनरी पर हमले होते रहे, रूसी एयरबेस भी तबाह कर दिए जाएं, रूसी सेना की इमारतों को नष्ट किया जाएगा। इस वक्त पुतिन के लिए यूक्रेनी जमीन पर कब्जे की शर्त रखना बेहद आसान है। पुतिन जिस तरह से वार्ता में पेश आए, उससे यह साबित हो गया है कि जंग में हमेशा मौजूदा स्थिति के आधार पर ही बात होगी। इसीलिए अब रूसी क्षेत्रों पर हमलों की शुरुआत की गई है। बेलगोरोद में यूक्रेन ने हवाई हमला किया। हमले में लोपन नदी का पुल नष्ट हो गया। रूसी सेना की सप्लाई लाइन कट गई है। कोर्स्क में भी रूसी सेना के ठिकानों पर बमबारी हो रही है। कोर्स्क के कोरेनोवो में हमला किया गया। यहां रूस की सेना की मीटिंग चल रही थी। हमले के वक्त इन्फेंट्री ब्रिगेड के कई कमांडर मौजूद थे। यूरोप चाहता है कि अब जंग में ऐसी स्थिति आए जिसमें युद्ध रुकवाना रूस के लिए भी जरूरी हो। यूरोप ठान चुका है कि पुतिन को 1 इंच जमीन भी नहीं दी जाएगी। इसलिए हथियारों का स्टॉक तैयार करने के साथ ही युद्ध की रणनीति बनाई जा रही है। डोनेस्क में भी रूसी मिशन की शुरुआत कर दी गई है। यूक्रेनी फाइटर जेट अमेरिकी GBU-62 गाइडेड बॉम्ब से रूसी सेना के ठिकानों को नष्ट कर रहे हैं। सोलेदर में रूसी सेना को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। पोक्रोवस्क में यूक्रेनी सेना ने पलटवार किया। रूसी सेना के कब्जा मिशन का जवाब दिया गया। हजारों रूसी सैनिकों को घेरने का दावा किया गया है। यूक्रेन के जिन इलाकों पर रूस का कब्जा है, उसे बड़े मिलिट्री बेस में तब्दील किया जा रहा है। रूस ऐसे इलाकों में सैनिक और हथियार भेज रहा है ताकि कब्जे के मिशन को आगे बढ़ाया जा सके। यूरोप ऐसे ठिकानों को खत्म करने के लिए अमेरिकी बम खरीद रहा है और यूक्रेन को HIMARS की सप्लाई भी की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। तो मध्य पूर्व में एक बार फिर युद्ध के बादल मंडराने लगे हैं। ईरान पर अगले 2-3 दिनों में फिर से बड़े हमले हो सकते हैं और अगर ऐसा होता है तो कारण सिर्फ यूरेनियम संवर्धन नहीं होगा, बल्कि इसके पीछे एक कारण गाजा पर ईरान का रुख भी होगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस बार अमेरिका इजरायल के सामने ईरान उतना ही कमजोर साबित होगा जितना जून में साबित हुआ था अमेरिका के सामने? जवाब इस रिपोर्ट में देखिए। पहली खबर, समंदर में ईरान का युद्धाभ्यास। दूसरी खबर, इस्राएल की ईरान को चेतावनी। तीसरी खबर, इस्राएल का लेबनान पर हमला। चौथी खबर, ईरान रूस के बीच सैन्य समझौता। मध्य पूर्व में बड़ी हलचल बता रही है कि आने वाले 2-3 दिन में बारूदी चिंगारी फिर ज्वाला बनकर भड़क सकती है। लेकिन ना तो इस बार ईरान हमले सहेगा और ना ही हमलों के बाद मौन रहेगा। बल्कि इस बार बचाव तो करेगा ही, साथ ही जवाबी कार्रवाई से हमलावरों को दहलाएगा।
जंग के पूरे आसार, ईरान भी है तैयार। आपने ईरान के मोर्चे पर जितनी भी महत्वपूर्ण खबरों के बारे में सुना, उनमें सबसे ज्यादा अहम है युद्ध की तैयारी के तहत ईरान का सैन्य अभ्यास। जिससे पता चलता है कि न सिर्फ ईरान इस बार मजबूत है, बल्कि निडरता से युद्ध में उतरने के लिए तैयार है। ईरान का यह अभ्यास हिंद महासागर और ओमान सागर में जारी है, जिसमें ड्रोन मिसाइल लॉन्चिंग की एक्सरसाइज हो रही है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक युद्ध की क्षमता को भी परखा जा रहा है। जिसका सीधा मतलब है कि ईरान टकराव के किसी भी चरण के लिए तुरंत जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार है। लेकिन सवाल यह है कि ईरान पर हमले के कारण क्या होंगे? जवाब है 2 कारण। पहला ये कि ईरान यूरेनियम संवर्धन रोकने को तैयार नहीं है, और दूसरा ईरान का गाजा में इजराइल के लिए अड़चन बनना। दरअसल जून में 12 दिन तक ईरान पर हुए हमले के बाद ट्रंप ने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी तबाह करने का दावा किया था। लेकिन ईरान ने साफ कर दिया है कि ऊर्जा के लिए यूरेनियम संवर्धन उसका अधिकार है और वो इसे करता रहेगा, जिसका संकेत यह है कि ईरान के न्यूक्लियर ठिकाने अमेरिका तबाह नहीं कर सका। वहीं दूसरी तरफ गाजा पर इजराइल के संपूर्ण कब्जे की राह में भी ईरान रोड़ा बन गया है। यही वजह है कि हमास की सप्लाई लाइन पर इजराइल ने हमले शुरू कर दिए हैं। सप्लाई करने वाला हिजबुल्लाह इजरायली सेना के टारगेट पर आ गया है। लगातार इजरायली सेना लेबनान को धमाकों से दहला रही है। जिसके बाद साफ हो गया है कि अगले 2-3 दिन में ईरान पर फिर से हमला हो सकता है, जिसे ईरानी लीडर भी स्वीकार कर रहे हैं। ईरान के प्रथम उपराष्ट्रपति मोहम्मद रजा आरिफ के मुताबिक हमें किसी भी समय संभावित संघर्ष में उतरना पड़ सकता है। इस संघर्ष के लिए हमें लगातार सतर्क रहना चाहिए। हमारे साथ कोई औपचारिक युद्ध विराम नहीं हुआ है। हमसे दुश्मनी अस्थायी रूप से स्थगित की गई है। यह बयान ठीक ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई के प्रमुख सलाहकार के बयान के बाद आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि ईरान सबसे बुरे संभावित परिणामों के लिए भी तैयार है। यानी ईरान ने मान लिया है कि वो युद्ध विराम के अधीन नहीं है। यही वजह है कि ईरान अपनी स्थिति में पूरी तरह से बदलाव ले आया है। समुद्र में सस्टेनेबल पावर 1404 अभ्यास किया, जिसमें समुद्र से क्रूज मिसाइलें दागी गई। यही नहीं, पानी में ही ड्रोन के इस्तेमाल का टेस्ट भी पूरा किया गया। लेकिन सवाल यह है कि ईरान की ताकत और आक्रामकता बढ़ी कैसे? जवाब है रूस का सहयोग। बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको और ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान की मिन्स्क में मुलाकात हुई। इसमें रक्षा समेत कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय समझौते पर दस्तखत हो गए, जिसका मतलब है कि ईरान अब जिस जंग की तैयारी कर रहा है वो रूस के इशारे पर कर रहा है। और ये फैसला रूस ने इसलिए लिया है ताकि अमेरिका के मोर्चे पर ईरान के सामने रखकर रूस अपनी दुश्मनी निभा सके। और मुमकिन है कि इसमें चीन का भी हाथ हो, क्योंकि ईरान ने नई मिसाइलें बहुत कम समय में तैयार कर ली हैं। यही नहीं, चीन ने मिसाइल की सप्लाई भी तेज कर दी है और रूस ने भी ईरान के एयर डिफेंस को मजबूत करना शुरू कर दिया है।
जो बताता है कि रूस और चीन की मदद से ईरान निडर हो गया है। उसे किसी के साथ भी टकराव का डर नहीं है, क्योंकि उसके पीछे अब दो ऐसे ताकतवर देश खड़े हैं जो अमेरिका से परंपरागत अदावत निभा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष। तो गाजा में हमास के संपूर्ण खात्मे के लिए बेंजामिन नेतन्याहू ने फुल स्केल पर हमले करने का फरमान जारी कर दिया है। इसके लिए 60,000 रिजर्व सैनिकों को भी भेजा गया। हमले में पिछले 24 घंटे में 70 से ज्यादा लोग मारे गए। हमास का कहना है इजरायल ने शरणार्थी शिविरों पर बम गिराकर बेकसूरों को मारा है, जबकि आईडीएफ का कहना है कि उसने हमास लड़ाकों को मारा है। जबकि गाजा से आ रही तस्वीरें भयानक तबाही को बता रही हैं, जिससे पूरा गाजा थर्रा उठा है। गाजा समाप्ति का पहला चरण आरंभ हो चुका है। इसके लिए भीषण हमले किए जा रहे हैं। स्पेशल ऑपरेशन के लिए 60,000 रिजर्व सैनिक गाजा भेज दिए गए हैं, जिन्हें फ्री हैंड दिया गया है। और ये उसी का परिणाम है कि गाजा में सब तरफ तबाही दिख रही है। आसमान से बारूद बरस रहा है। इस वीडियो को देखिए, कैसे शरणार्थी शिविर में तबाही मचाई गई। आसमान से जेट ने बम गिराए। मध्य गाजा के देर अल बलाह पर लगातार ऐसे हमले किए जा रहे हैं। देर अल बलाह के अलावा खान यूनिस पर भी हमले किए जा रहे हैं। इजरायल ने दावा किया है कि उसने एक कैंप पर हमला करके 15 हमास लड़ाके मार गिराए। ये उसी का वीडियो है जब आईडीएफ ने हमला किया था। हमास ने दावा किया है कि वो इस विध्वंस का बदला लेकर रहेगा, क्योंकि आईडीएफ हमास से जंग की आड़ में बेकसूर लोगों को भी मार रहा है। कई वीडियो हमास ने जारी किए हैं जिसमें आईडीएफ के सैनिक बच्चों और महिलाओं पर भी हमले करते दिख रहे हैं। हालांकि आईडीएफ उन्हें हमास लड़ाके बता रहा है। गाजा में हमलों को लेकर कई देशों में फिलिस्तीन समर्थक विरोध कर रहे हैं। इस बीच अमेरिका में एक सर्वे किया गया है जिसमें 58% लोग फिलिस्तीन राष्ट्र का समर्थन कर रहे हैं। इसके अलावा कई यूरोपीय देश भी फिलिस्तीन के समर्थन में आ गए हैं। इससे बेंजामिन नेतन्याहू की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि गाजा पर विध्वंसक हमले को लेकर इजरायल से लेकर यूरोप तक प्रदर्शन हो रहे हैं। यही वजह है कि इजरायल ने 60,000 सैनिक गाजा में उतार दिए हैं, जिससे जल्द से जल्द ऑपरेशन खत्म किया जा सके